हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने डी सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, बेसिक कंसेप्ट, और हम लोगों ने 1, 2, 3 कर लिए थे। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगी, है ना, एक्सपेंसेस से रिलेटेड। इसलिए मैंने 4th वहां नहीं किया और इस वीडियो में मैं कर रही हूँ 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, है ना। देखते हैं कितने हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि 3-4 क्वेश्चंस तो हो जाएं। तो पहले हम लोग 4th देखते हैं। 4th देखने से पहले, या पहले 4th देखते हैं फिर मैं आपको चार्ट समझाती हूँ। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल का डी सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 4th सबसे पहले हम देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी borne by Raman, a partner, but were paid by the firm. Mahesh, a partner, was paid 25,000 and he was to bear the expenses. And Suresh, a partner, was paid 20,000 and he was to bear the expenses. Firm paid an expenses of 5,000. देखिए, ये कंडीशंस होती हैं, वो घुमाते हैं कि भाई मेरा खर्चा है पार्टनर ने कर दिया, पार्टनर का खर्चा है फर्म ने कर दिया, है ना। तो पहले एक चीज समझो कि फर्म जो होती है वो डिसॉल्व करती है, डिसॉल्यूशन का सारा काम करती है। तो खर्चा यदि फर्म करेगी, फर्म पेमेंट करेगी, वो फर्म का खर्चा है, ठीक है, बॉन्ड बाय फर्म, या वो फर्म का एक्सपेंसेस है। तो फर्म जब भी पे करेगी तो रियलाइजेशन टू बैंक, है ना। फर्म रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फर्म जो भी खर्चा करती है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक, पहली बात। अब यदि यहां पर खर्चा फर्म का था और यदि किसी पार्टनर ने पे कर दिया, ठीक है, फर्म ने उस वक्त पे नहीं किया बल्कि किसी पार्टनर ने कर दिया, ए ने कर दिया, तो ए किससे पैसे लेगा, फर्म से लेगा ना, कि भाई मैंने खर्चा कर दिया है डिसॉल्यूशन का, बट ये खर्चा मेरा नहीं है तो आपका है, तो सर आप मुझे पैसे दीजिए। मान लीजिए मैं क्लास में हूं और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई और सडनली जो नाश्ते वाला है वो पैसे लेने आया, तो मेरे किसी स्टूडेंट ने पैसे दे दिए, तो वो मुझसे लेगा ना कि मैम मैंने 50 रुपए दिए थे, वो नाश्ते वाले आए थे, तो मैं उसे पेमेंट करूंगी। तो यदि फर्म ने खर्चा किया तो रियलाइजेशन टू बैंक, दोनों ही कंडीशन में रियलाइजेशन डेबिट होगा, बट फर्म ने पे कर दिया है तो टू बैंक, और यदि पार्टनर ने कर दिया है तो फर्म पार्टनर को पे करेगी, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। बस कितना सिंपल है, फर्म पे करेगी तो रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर पे कर देगा तो मैं पार्टनर को पैसे दे दूंगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर। अब मान लीजिए वो डिसॉल्यूशन का एक्सपेंसेस मेरा नहीं बल्कि वो डिसॉल्यूशन का एक्सपेंसेस पार्टनर का है, पार्टनर को करना है। फर्म ने कह दिया कि भाई डिसॉल्यूशन के खर्चे आप पेमेंट करोगे, तो फिर पार्टनर करेगा। अगर पार्टनर करेगा तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, भाई पार्टनर का खर्चा है वही पेमेंट कर रहा है तो फर्म को क्या करना। लेकिन पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर उस वक्त नहीं है और पार्टनर ने कहा कि सर अभी आप कर दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो फिर वापस से फर्म ने पेमेंट किया तो फिर टू बैंक। लेकिन फर्म ये पैसे, रियलाइजेशन फर्म ये पैसे किससे लेगी, पार्टनर से। मेरा खर्चा है मैं करूंगी तो मेरे पास से पैसे गए, मेरा खर्चा है तुमने पेमेंट कर दिया तो मैं तुम्हें दूंगी, और तुम्हारा खर्चा है और वो मैंने दे दिया तो मैं तुमसे लूंगी। 3 बातें हैं, मेरा खर्चा रियलाइजेशन टू बैंक, मेरा खर्चा आपने पेमेंट कर दिया तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर, और आपका खर्चा है आपको करना था और मैंने यदि कर दिया तो मैं आपसे पैसे वापस लूंगी, तो आपका नाम डेबिट करके टू बैंक। ठीक है, टू बैंक क्यों किया, क्योंकि फिलहाल तो फर्म के पास से पैसे गए हैं, इसलिए टू बैंक। 3 बातें हैं, फिर से मैं आपको क्वेश्चन में समझाती हूं, ध्यान से इसको उतार लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4th, फर्स्ट, अब फिर से समझते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी borne बाय रमन। ये खर्चा मेरा था कि आपका। फर्स्ट पहले क्या डिसाइड करोगे, खर्चा किसका है, borne बाय रमन, पार्टनर का, आपका खर्चा है, किसको पेमेंट करना था, आपको, पर किसने कर दिया,
अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म, आपका खर्चा है, मैंने पेमेंट कर दिया, तो मैं आपसे पैसे वापस लूंगी। किससे पैसे लूंगी मैं? रमन से। तो रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने कर दिया है तो मैं रमन से वापस पैसे ले लूंगी, और मेरा अभी ये पैसा जो गया है वो मेरे फर्म के अकाउंट में से गया है, इसलिए टू बैंक अकाउंट। नरेशन तो वो की वही लिखनी है, नरेशन पे टाइम नहीं लगा रहे हम लोग, लिख देंगे। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय रमन बट पेड बाय फर्म, पूरा वही लिख दीजिएगा। फिर से देखिए, महेश अ पार्टनर was paid 25,000, he was to bear the expenses। अब देखिए महेश है जिसको हम 25,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, हम फर्म कर रही है महेश को, और he was to bear the expenses। यहाँ मतलब ये है बेटा कि हम महेश को सैलरी दे रहे हैं कि महेश हाँ इतने पैसे पकड़ लो, बाकी सारा एक्सपेंसेस तुम करना। तो फर्म महेश को कितना पैसा दे रही है? फर्म महेश को पैसा दे रही है कितने रुपए? 25,000। पेमेंट कौन करेगा? पार्टनर। फर्म उसे कितने दे रही है? 25,000। फर्म पार्टनर को पैसे दे रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रही हूं पैसे? महेश को, टू महेश कैपिटल। कौन पेमेंट कर रहा है? फर्म। बेटा बस इतना ध्यान रखना, यदि फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्योंकि वो फर्म का खर्चा था। कितने रुपए? 25,000। रेशन लिख देंगे। नेक्स्ट फिर से समझते हैं। सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड 20,000, ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। फिर सुरेश को हम पैसे दे रहे हैं 20,000। कौन दे रही है? फर्म। फर्म दे रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश। मैं सुरेश को पैसे दे रही हूं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल। कितने पैसे दे रही हूं? 20,000। ये फर्स्ट। क्यों? क्योंकि एक और है, फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000। अब भाई खर्चा किसका था? मैंने पार्टनर को पैसे दे दिए, तो अब ये खर्चा किसको उठाना था? सुरेश को। मैंने सुरेश को कहा कि 20,000 रुपए लो, और अब ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। अब खर्चे किसको करने? तुमको। ये लो 20,000 रुपए, तुम एक्सपेंसेस करना। मैंने तुम्हें कितने दे दिए? 20,000। मेरे पास से कितने गए? 20,000। किसके पास? सुरेश के पास। अब मेरा रोल तो था ही नहीं, बट मेरी जेब से भी 5,000 रुपए लग गए, तो मैं 5,000 किससे मांगूंगी वापस? सुरेश से। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेंसेस तो था ही नहीं। एक्सपेंसेस किसका था इस बार? पार्टनर का। लेकिन किसने कर दिया? मैंने। तो मैं पार्टनर से वापस कितने रुपए लेने वाली हूं? 5,000, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी 20 दे चुकी हूं, तो मैं उससे 5 वापस लूंगी। सुरेश कैपिटल, क्योंकि अभी मेरी जेब से पैसे गए हैं। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं 5,000 रुपए सुरेश से वापस लूंगी, क्योंकि फर्म ने 5,000 रुपए का पेमेंट किया है। फर्म के बैंक अकाउंट में से 5,000 रुपए कट गए हैं। बेटा सिर्फ 3 कंडीशन है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्म पे करेगी फर्म का एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन टू बैंक। मैंने आपको दे दिया पैसे, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। ठीक है। और यदि आपका खर्चा है और मैंने पेमेंट कर दिया, तो मैं आपसे वापस ले लूंगी, तो डेबिट टू बैंक। ठीक है, आया? चले एक और देखते हैं, इसको उतारे, मैं एक और बार समझाती हूं। चलिए, तो नेक्स्ट फिर से हम लोग देखते हैं, एक्सपेंसेस वाली बात है, इसलिए चार्ट सामने आपके फिर से। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बेटा। 5th नंबर का क्वेश्चन, फर्म अग्रीड टू पे आलोक 7,500 towards dissolution expenses. Dissolution expenses were 10,000 which were paid by the firm. Realization expenses were 5,000
It was agreed that the firm will bear 2,000 and balance by Ravi. Dissolution expenses of 10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of the firm. Realization expenses up to 6,000 was agreed by the firm to reimburse Ajay. Dissolution expenses were 7,000. बहुत अच्छे से समझना, अगर आपने 4th और 5th कर लिया तो आपका एक्सपेंसेस का क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्री आएगी वो बिल्कुल गलत नहीं होगी और एग्जाम में बिल्कुल आएंगी। लिख लीजिए कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा 110%। देखो फिर से अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्म अग्रीड टू पे आलोक। फर्म किसको पे करेगी? आलोक को। कितने रुपए? 7,500 रुपीज टूवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी। तो फर्म जब भी पे करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किसको पे करेगी? आलोक को। तो टू आलोक, क्योंकि हमने कहा था कि भाई आलोक तुम डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देना, हम आपको 7,500 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, फर्म पे आलोक। अब सुनिए, फर्म अग्रीड टू पे आलोक 7,500 टूवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस किसको करने थे? पार्टनर को। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10,000 विच वर पेड बाय द फर्म। अब भाई खर्चा किसका था? पार्टनर का। क्यों? क्योंकि फर्म ने मैंने आपको पैसे दे दिए 7,500 रुपए और कहा कि भाई ये पैसे पकड़ो, खर्चा तुम करना। ठीक है, तो खर्चा किसको करना था? आलोक को। बट आलोक ने तो किया ही नहीं। आलोक उस वक्त था ही नहीं जब पैसे खर्च करने थे। तो वापस से पैसे किसके पास से चले गए? फर्म के पास से। फर्म के पास से चले गए तो फर्म का बैंक अकाउंट कम हो गया। तो फर्म वापस पैसे किससे मांगेगी? आलोक से। ठीक है, तो अब वापस से क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं आलोक से पैसे लूंगी क्योंकि मेरी फर्म में से 10,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में कम हो गए। अच्छा, एक और बात, हमने तो आलोक से बात की थी कि 7,500 रुपए देंगे, एक्सपेंसेस तुम खर्च करना, एक्सपेंसेस के 10,000 हुए। तो ये प्रॉफिट लॉस आलोक जाने फर्म जाने, हमें तो हमने कितना दिया और एक्सपेंसेस कितना हुआ वो लिखना है। ठीक है, बीच का प्रॉफिट लॉस आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये ए के 2 थे बेटा, फिर से देखना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, खर्चा कितने का हुआ? 5,000। फर्म, इट वॉज अग्रीड दैट द फर्म बियर 2,000, फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड बैलेंस बाय रवि, और पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर का नाम। कितना सिंपल है। टोटल खर्चा कितना हुआ? 5,000। कौन कितना बियर करने वाला है? फर्म बियर करने वाली है। यदि फर्म बियर करेगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी, रियलाइजेशन टू बैंक 2,000 रुपए। और पार्टनर कितना बियर करने वाला है? तो पार्टनर का नाम। पार्टनर कौन है? रवि, तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल खर्चा होने वाला है 5, जिसमें से 3,000 रवि बियर करेगा, पार्टनर बियर करता है तो पार्टनर डेबिट होता है, फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। बस इस चार्ट को ध्यान रख लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर पेड बाय अमित, अ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। खर्चा किसका था? फर्म का। बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पर खर्चा अमित ने कर दिया। तो फर्म के बिहाफ पर अमित ने खर्चा कर दिया, मैं नहीं थी, आपने खर्चा कर दिया, तो आप मुझसे मांगोगे ना कि मैम मेरा खर्चा हो गया। फर्म के बिहाफ पर आपने खर्चा कर दिया, फर्म आपको पे कर देगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसे दूंगी मैं? अमित को।
ठीक है, अमित की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अमित को हम पैसे दे देंगे। कितने रुपए? 10,000। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इसका, realization expenses up to 6,000 was agreed by the firm to reimburse अजय। अब देखिए, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के लिए हमने अजय को अपॉइंट किया है, हम अजय को सैलरी देंगे, हम अजय को सैलरी देंगे 6,000 रुपए। अब रियलाइजेशन का जो खर्चा होगा डिसॉल्यूशन का, वो मैं नहीं बल्कि कौन पे करेगा? अजय। क्यों? क्योंकि मैं अजय को कितने रुपए दे रही हूं? 6,000। आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि डिसॉल्यूशन के खर्चे हो गए 7,000। हो गए तो हो गए, हमने फर्म ने अजय को कितना पे किया वो लिखना है। तो फर्म ने अजय को कितना पे किया है? सिर्फ 6,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। ध्यान से सुनना बेटा, यदि फर्म किसी व्यक्ति को या पार्टनर को अपॉइंट करती है कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, तो वही लिखना है कि फर्म के पास से कितना पैसा जा रहा है ना। पार्टनर अब कितना खर्चा करेगा वो जाने, हमको उसकी कोई एंट्री नहीं बनानी। अब आया समझ में? चलिए इसे नोट डाउन करें, एक और करेंगे हम 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6th। Pass necessary journal entries in the following cases. First, creditor of 85,000 accepted 40,000 in cash and investment of 43,000 in full settlement of their claim. Creditors were 16,000. They accepted machinery value 18,000 in settlement of their claim. Creditors were 90,000. They accepted building valued 120 एंड पेड कैश टू द फर्म। अब देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन के बारे में जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था, मैं पहले वो थोड़ा सा आपको क्लियर करूं, तब जाके आपको जर्नल एंट्रीज समझ में आएंगी। देखिए, रियलाइजेशन में क्या होता है, इस तरफ हम उतारते हैं एसेट्स, है ना। जो भी एसेट्स हमें क्या करनी होती है, सेल, वो हम उतारते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एसेट्स उतारी हैं मशीनरी, ठीक है, और इस तरफ मुझे पेमेंट करना है क्रेडिटर्स का। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस एसेट्स जो भी रियलाइज्ड होगी उसकी वैल्यू मैं इस तरफ लिखती हूं, और इस लायबिलिटी का मैं पेमेंट करती हूं तो इस तरफ लिखती हूं। जो भी एसेट्स हमारी होती है उनको बेचकर हम पैसे अर्न करते हैं इस तरफ, और क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं। एसेट्स को बेचकर क्रेडिटर्स लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। अब यदि मैं एसेट्स को बेचूं नहीं बल्कि इस एसेट्स को डायरेक्ट में क्रेडिटर्स को दे दूं, तो ना ही मेरा एसेट्स से कोई पैसा रियलाइज्ड होगा और ना ही कोई लायबिलिटी को पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिटर्स को एसेट्स दे दी। ठीक है, तो जब हम इस तरह से फुल सेटलमेंट में एक एक्सचेंज का काम करते हैं कि भाई तू मेरी ये चीज ले ले, मुझे ये दे दे, तो वहां पर कुछ भी पैसे वसूल भी नहीं होंगे, रियलाइज भी नहीं होंगे और पेमेंट भी नहीं होगा, तो वहां पे कोई एंट्री नहीं होंगी। 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 जर्नल एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले सेकंड वाले में देखो, क्रेडिटर्स है 16,000 के, ठीक है, ये क्रेडिटर्स हैं 16 के, और मैंने इनको 18,000 रुपए की मशीन फुल सेटलमेंट में दे दी। तो ना ही मैं क्रेडिटर्स का 16,000 का पेमेंट करूंगी, ना ही मैं एसेट्स की वसूली करूंगी। मुझे पेमेंट करना था, मैंने मशीन दे दी, फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब वो 18 की जो मशीन थी उससे 17 भी मिल सकते हैं, 16 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं, पर वो एसेट्स मैंने इसको दे दी। तो सेकेंड कंडीशन में तो कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री विल बी मेड। कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में। ध्यान से समझना बेटा। अब फर्स्ट सुना, क्रेडिटर्स हैं मेरे 85,000 के, और मैंने उनको कैश पेमेंट किया 40,000, और बाकी मैंने उनको इन्वेस्टमेंट दे दिया
जो मेरी एक असेट्स थी। तो जो मैंने असेट्स उनको दी उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। वही वापस से कंडीशन, जब मुझे किसी को पेमेंट करना हो और उस पेमेंट के बदले में मैं असेट्स दे देती हूं तो उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना मैं असेट्स को इधर रियलाइज करूंगी ना मैं उस लायबिलिटी का पेमेंट करूंगी। लेकिन जो मैंने जेब से पैसे दिए हैं 40,000 रुपए फर्म ने पे किए हैं, बस हम उसकी एंट्री करेंगे। हमेशा किसकी एंट्री करेंगे? जो पेमेंट फर्म ने कैश में किया है। इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिटर्स को दिए उनकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ फर्म ने जितना कैश पेमेंट किया है। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे तो बैंक लिखना चाहिए बट इन्होंने कैश कहा है इसलिए मैं कैश लिख देती हूँ 40,000। अच्छा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आता है ना, मैंने वो नहीं खींचा है। ठीक, फिर से समझते हैं थर्ड केस। अब क्रेडिटर्स थे 90,000 के, ये रहे क्रेडिटर्स। कितने के हैं? 90। मुझे क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है? 90। मैंने उन्हें एक बिल्डिंग दी 1,20,000 की, ठीक है, फुल सेटलमेंट में कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन आगे लिखा है पेड कैश टू द फर्म 30,000। जब मैंने क्रेडिटर्स को ये 1,20,000 की बिल्डिंग दी तो क्रेडिटर्स ने अपने 90,000 रुपीज काट कर, जो बिल्डिंग से उनको 1,20,000 रुपए यदि मिले होंगे तो उन्होंने 30,000 रुपए क्रेडिटर्स ने वापस किसको पे कर दिए? फर्म को। पेड टू द फर्म ऐसा लिखा है। फिर से समझना इसको। मुझे क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना था? 90। मेरे पास एक बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी 120, ठीक है, तो वो मैंने बिल्डिंग ऐसी की ऐसी किसे दे दी? क्रेडिटर्स को। सिर्फ इतना लिखा होता तो कोई एंट्री नहीं बनती, बट क्रेडिटर्स ने 30,000 वापस फर्म को पेमेंट किया। क्रेडिटर्स ने बिल्डिंग से को बेचकर पैसे रियलाइज करे होंगे, अपना पेमेंट कट करके 30,000 वापस फर्म को दे दिए। इसका मतलब बिल्डिंग से 30,000 रुपए फर्म को रियलाइज्ड हुए, पैसे फर्म के पास आए। जब फर्म के पास से पैसे जाते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश होता है, जब पैसे वापस आते हैं तो इधर आता है बेटा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश टू रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? जो बिल्डिंग से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा थे जो रियलाइज्ड हुए वो। तो कुछ समझ में आया आपको? जब लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों एक्सचेंज होती हैं तो उसकी एंट्री नहीं बनती, बट उसके साथ यदि फर्म के पास से पैसे जाते हैं तो एंट्री बनेगी, यदि फर्म के पास पैसे आते हैं तो एंट्री बनेगी। देखिए, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने पर कंफ्यूजन क्रिएट होती, क्योंकि अगला क्वेश्चन अब लोन से रिलेटेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में अलग से ले जाना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक्सपेंसेस वाली बात क्लियर की, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में बिल्कुल आते हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल ना छोड़ें, एक एक को बाकायदा कंसेप्ट के साथ समझें। यदि आपने यहाँ पे कंसेप्ट के साथ समझ लिए तो आपको रियलाइजेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट बनाने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लोन से रिलेटेड आपको पूरी बात समझाने वाली हूँ, कल ही समझाऊंगी, ज्यादा लेट नहीं करूंगी। आप पहले आज क्वेश्चन 4, 5 और 6 की अच्छे से तैयारी करें, एक बार समझें और एक बार करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।